फ्रांस और यूएई की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस में बैस्टिल डे परेड में शामिल होने के साथ ही राष्ट्रपति मैक्रों से करेंगे द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत। सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से भी होगी मुलाकात। यूएई दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। ऊर्जा, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में होगी विस्तार से बातचीत। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में जारी है घमासान। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सख्त किया रुख। कहा, हिंसा का वीडियो फुटेज देखने के बाद होगा विजेता प्रत्याशियों का ऐलान। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में बीजेपी की टीम ने हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, नाबार्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और सहकारी समितियों के विकास की रीढ़। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार। टूटा 45 साल का पुराना रिकॉर्ड। बड़ी संख्या में लोगों ने छोड़ा घर बार। बाढ़ प्रबंधन में लापरवाही पर दिल्ली सरकार पर बरसी बीजेपी। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कल से शुरू हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा से। चौदह जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है और इस खास मौके पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में मुख्य अतिथि होंगे। भारत फ्रांस के रणनीतिक संबंधों के 25 वर्ष पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बेहद खास मानी जा रही है। दोनों देश आपसी सहयोग के तमाम क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार हैं, तो वहीं क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे, जहां वो अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह अपनी 3 दिन की फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान न केवल तमाम द्विपक्षीय मसलों पर विस्तार से बात होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी विचार विमर्श होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 13-14 जुलाई को पेरिस का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 14 जुलाई 2023 को बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इस परेड में तीनों सेनाओं के भारतीय सशस्त्र बलों का एक दस्ता भी भाग लेगा। प्रधानमंत्री इनके राष्ट्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आएंगे और इनकी सेना और भारतीय सेना की टुकड़ी से सलामी लेंगे। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन ये केवल इसलिए ही नहीं महत्वपूर्ण है कि ये भारत और फ्रांस की ये 25 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं सालगिरह है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों से औपचारिक वार्तालाप करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री के सम्मान में एक राजकीय भोज के साथ साथ एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस यात्रा में फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस की सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। वे फ्रांस में भारतीय प्रवासियों, भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी है। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। इस रणनीतिक साझेदारी के कई स्तंभ हैं, जिनमें सुरक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु क्षेत्र में जुड़ाव, प्रौद्योगिकी साझेदारी, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और कई अन्य मुद्दे शामिल हैं। India and France have a long-standing strategic partnership, which actually
captures series of strategic convergences that both countries have on a range of issues. And this year marks 25th anniversary of our strategic partnership. There are several pillars of our strategic partnership, and each of these pillars would come up for stock taking and the pathway ahead in terms of future cooperation in these areas. इसके बाद प्रधानमंत्री 15 जुलाई को अबू धाबी के दौरे पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत करेंगे। भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसे आगे बढ़ाने और साधनों की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगी। यह वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने पर चर्चा करने का भी अवसर प्रदान करेगी। Both of them, of course, also enjoy excellent personal rapport, which is reflected in their very frequent engagements. They last met in June in Abu Dhabi when PM visited UAE while on his return from the G7 summit in Munich. They have since, of course, also met in many virtual platforms, including the last one in July last year during the I2U2 summit. इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के लिए साझेदारी की रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी। मेघना देव और अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने पिछले 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यमुना का पानी उत्तरी दिल्ली के रिंग रोड तक पहुंच गया है। जगह जगह जल जमाव और ट्रैफिक जाम हो रहा है। इस संबंध में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि रिंग रोड और मॉनेस्ट्री ISBT के बीच कश्मीरी गेट में यमुना का पानी जमा होने से ट्रैफिक प्रभावित है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से निकासी की अपील की थी। उन्होंने कहा कि हम लोगों की जान और माल की सुरक्षा करेंगे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर आज 208 मीटर के पार पहुंच गया। 1978 में ये 249.49 मीटर पर था। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रवैये की कड़ी निंदा की। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रहा है। काफ़ी ऐसी जगह हैं जहां पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं यमुना नदी के निचले इलाकों में। उन लोगों तक मदद कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए दिल्ली भाजपा अपनी अहम भूमिका निभा रही है। किस तरह से भूमिका निभा रही है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, किस तरह से मदद पहुँचा रहे हैं आप लोगों को? देखिए, यहाँ एक टापू है जहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, नाव से ही वो लोग आते जाते हैं। तो सुबह उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके घरों में पानी घुस रहा है, तो वो वहाँ से निकल नहीं रहे थे। तो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता वो सब यहाँ आए, उनको यहाँ से नाव के द्वारा उनको निकाला है। अब उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी थी, तो उनके लिए राशन हमने दे दिया है। अभी कुछ आवश्यकता उन्होंने और कही है, वो हम कल सुबह तक पूरी करेंगे। लेकिन दिल्ली के प्रशासन को इन सबको निगाह रखना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था। अगर वो लोग हमें फ़ोन करके बुला रहे हैं तो इसका मतलब दिल्ली का प्रशासन फेल है। अरविंद केजरीवाल की सरकार नीचे काम नहीं कर रही है। आज आपने कौन से इलाके में जाकर ये रसद सामग्री पहुंचाई, लोगों तक मदद पहुंचाई? कितने लोगों की संख्या? ये लगभग 100-125 लोग हैं जो टापू पे रहते हैं। इन सबको बाहर निकाल लिया गया है। बच्चे भी थे, वो सब निकाल लिए गए हैं। उन सबको राशन दे दिया गया है और जो बाकी सुविधाएं हैं उनके खाने पीने की वो हम पूरी कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल जब भी विपत्ति आती है, दिल्ली में आपदा आती है, तो घर में छुप के बैठ जाते हैं। आज मुख्यमंत्री को सड़क पर होना चाहिए था। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2 दिनों से दिल्ली में बारिश नहीं हुई। मुझे उनकी समझ पर तरस आता है। पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में जो यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है वो हिमाचल और पंजाब से जो पानी आ रहा है उसके कारण बढ़ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह से गृह मंत्री को पत्र लिखा है। आज दिल्ली की जो हालत है, जिस नालायक स्थिति में दिल्ली आज है, उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ केजरीवाल है। दिल्ली भाजपा किस तरह से मदद पहुंचाएगी आगे भी? देखिए, हमने 10 किचन सेट किए हैं। 8 हमने कल कर दिए थे, 2 आज हमने बढ़ा दिए हैं। और उन किचन पर कोई भी बाढ़ पीड़ित जाके भोजन खा सकता है, ले सकता है, अपने घर जहाँ रह रहे हैं वहाँ ले जाना सकता है।
हमारी कोशिश है कि दवाइयाँ और भोजन उनको दिया जाए, कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, कोई बच्चा भूखा न सोए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। तो ये थे दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, जो बता रहे थे दिल्ली के अंदर 10 रसोई स्थापित की गई हैं, जहां पर जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक खाना पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू करने के लिए चंद्रताल की ओर से जाने वाली सड़क से बर्फ हटाने का काम तेज गति से चल रहा है। कुल्लू से अब तक 13 शवों को निकाला गया है। इलाके में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और सड़कों पर यातायात बहाल करने का काम जारी है। Rescue operations along with the civil administration, SDRF, NDRF, fire and all the other departments लगातार जारी हैं। ऑनरेबल सीएम खुद कुल्लू में हैं। भुंतर से कल उन्होंने मनाली का भी दौरा किया, सैंज का भी दौरा किया और आज खुद चंद्रताल, लोसर, सिसु में एरियल रेकी करके वो डायरेक्शंस निरंतर दे रहे हैं। मोर देन 5000 व्हीकल्स हैव क्रॉस्ड मंडी एंड रोड टू चंडीगढ़ और ऑट से जितनी गाड़ियां फंसी हुई थी उनको पंडोह से ऊपर वाली साइड से निकाल के चैलचौक रास्ते से निकाल दिया गया है। 5500 से ऊपर गाड़ियां निकल चुकी हैं और कसोल में जितने टूरिस्ट थे 2000 से ऊपर आ गए हैं, नीचे सेफ स्पेसेस में आ गए हैं। इसके बाद जगह जगह जो और टूरिस्ट थे उनको धीरे धीरे करके सेफ स्पेसेस में लाया जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम में फिलहाल कोई सुधार नहीं हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। जगह जगह भूस्खलन जानलेवा स्वरूप ले रहा है। राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य 5 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल से सटे राज्य के सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़ में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दरअसल धारचूला में एनएचपीसी के छिरकिला बांध से पानी छोड़ा गया है और इस कारण धौलीगंगा और काली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। चमोली में लगातार बारिश के कारण पातालगंगा में जबरदस्त भूस्खलन हुआ। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग पर धराली में खीरगंगा के उफान से सड़क बह गई है। पहले तो मैं जितने भी तीर्थयात्री आ रहे हैं उनसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया, निवेदन किया, मैं भी कर रहा हूँ कि वो मौसम विभाग की जो भी गाइडलाइन है उनको देख के आएँ। दूसरा, हमारे प्रदेश में आपदाएं जो है जितनी भी आजकल आपदाएं आ रही हैं, पूरी सरकार जो है अलर्ट मोड पे है। आपने देखा होगा कि हमने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी, सब ने जो है जिलाधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं। सभी हमारे अब हाईवे भी खुल गए हैं। जो हमारी ब्रांच रोडें हैं वो भी लगातार उन पे जेसीबी द्वारा जो है मलबा हटाया जा रहा है। और स्कूलों में भी हमने पूरी व्यवस्थाएँ कर दी। स्वास्थ्य विभाग में जितने भी हमारे डॉक्टर छुट्टी ले रहे थे, हमने सबसे आग्रह किया है कि कोई डॉक्टर छुट्टी पे न जाए, क्योंकि जब तक बरसात का मौसम है तब तक जो है इसको ठीक ठाक रखा जाए। तो सभी लोगों से आग्रह किया गया है और मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते ही सब लोग जिनको भी सफ़र करना है वो करें। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर लद्दाख के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि एलएसी पर होना एक अलग अनुभव देता है। भारत सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार की योजनाओं के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनेक लाभार्थियों को लेह और इसके दुर्गम इलाकों और सीमांत इलाकों में घर बनाकर दिए जा रहे हैं। एलएसी पर 5वीं राष्ट्रीय राइफल बटालियन के जवान और 37वीं आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इन जवानों से भी मुलाकात की। जहां पर हमारे इस गांव में जाना हुआ, रहना हुआ और ये भी देखा कि कैसे भारत सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, जल जीवन मिशन हो, या हमारे टेलीकॉम के टावर्स जो नई मंजूरी हुई है उनको यहाँ तक लगाने की बात हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, शिक्षा की हो, अलग अलग योजनाओं को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया गया। और जब हम बात करते हैं नॉर्मैडिक की, घुमंतु जाति की, तो उनके लिए भी यहाँ पे अलग अलग स्थानों पर घर बनाकर दिए गए हैं और बनाए जा रहे हैं। और इसी पर अगर आप देखें तो हम जहाँ पर खड़े हैं एलएसी पर, यहाँ पर 5वीं राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के जवान मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो वहीं पर 37वीं आईटीबीपी की बटालियन भी यहाँ पर तैनात है। और हम कह सकते हैं हमारे फौजी भाइयों ने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास किए हैं
और LAC पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। लद्दाख के करजोक गांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भारत को एक मजबूत और बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने साहस के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने और देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सुरक्षा बलों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह हमारे सैनिकों की दृढ़ता है जो देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने में मदद करती है। यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपनी इस भूमिका में और देश की भलाई में अपना योगदान दे। आज इतना बड़ा नेतृत्व हमारे पास है कि दुनिया के किसी कोने में मोदी जी जाते हैं तो दुनिया में मोदी 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 की गूंज शुरू हो जाती है। ये तब है जब अपना देश सुरक्षित है। ये तब है जब देश में एक मजबूत नेता है। ये तब है जब 15,000 फीट की हाइट पर भी और ग्लेशियर पर भी जब ऐसी पोस्ट है जहां पर बर्फ में ही रहना पड़ता है, वहां पर भी हमारी सेना के जवान अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर रहकर अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। ये देश सदा आपका ऋणी रहेगा। यह हम सब का कर्तव्य है। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। मैं अलग भूमिका में हूं, आप अलग भूमिका में हैं, लेकिन हम सबको राष्ट्र निर्माण की भूमिका में लगना है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के लोगों ने कमाल कर दिखाया है। जिले में खेतीबाड़ी तो काफ़ी पहले से होती थी, लेकिन यहाँ दूध के उत्पादन में कमी रहती थी। बारामूला के लोगों ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की। अब इस इलाके के एक युवा आबिद हुसैन डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं। उनका काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बारामूला में हर रोज़ 5.5 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। पूरा बारामूला एक नई श्वेत क्रांति की पहचान बन चुका है। पिछले 2.5-3 वर्षों में यहाँ 500 से ज़्यादा डेयरी की इकाइयाँ लगी हैं। बारामूला का ये डेयरी उद्योग इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश का हर हिस्सा संभावनाओं से भरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में इस बात का जिक्र करते हुए आबिद हुसैन की जमकर तारीफ भी की थी। जब उन्होंने मेरा नाम लिया है अपने प्रोग्राम में मन की बात में, तो मुझे हौसला अफजाई मिली, ताकि मुझे भी एक आइडिया लगा कि मैं इस काम को और बढ़ाऊँ, इन फ्यूचर में उसको बड़ा करूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अभी 10 गाय है मेरे पास, आगे इन फ्यूचर मेरा प्लान अब ये रहा है कि मैं इसको मेगा यूनिट इस्टेब्लिश करूं। जैसे कि RGM आता है, बहुत सारे स्कीम्स आता है, उनके अंडर में शिरकत करूं और मैं अपना जो डेयरी फार्म है उसको मैं बड़ा कर सकूं। अगर मैं अपनी बात करूं तो 2021 मैंने ये डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किया। इससे पहले मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो मैं UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन फिर मैंने यहाँ पर देखा कि कश्मीर में हमारे जो सबसे बड़ा सोर्स जो लैंड है हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम डेयरी फार्मिंग में ही काम करें। फिर मैंने स्टार्ट किया है। जैसे कि अगर हम दूसरी बात करें तो सबसे बड़ा सोर्स जो डेयरी फार्म के लिए, चाहे एग्रीकल्चर चाहे हॉर्टिकल्चर, उसके लिए जो मेन सोर्स होना चाहिए वो है ज़मीन। तो वो हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है, ईजी अवेलेबल। तो मैंने उसी का फ़ायदा देखकर मैंने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में चक्रवात बिपरजॉय के बारे में बात की थी और साहस और तैयारियों की प्रशंसा भी की थी। उन्होंने भारत द्वारा पिछले कुछ वर्षों में विकसित की गई आपदा प्रबंधन रणनीतियों की भी सराहना की थी। गुजरात के मुख्य सचिव राजकुमार ने कहा है कि बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है वो आज मिसाल है और इसका लाभ कच्छ की जनता को भी मिला है। हमारे मौसम विभाग के अधिकारी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हमको लगातार सूचनाएं दी कि इस चक्रवात का मार्ग क्या है और इसके मार्ग में हर घंटे ये कहाँ खड़ा हुआ है, किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है, किस गति के साथ आगे बढ़ने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बिल्कुल समय से सचोट इन्फॉर्मेशन लगातार उन्होंने हमें दी। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर, सूचना के आधार पर हमने हमारे कोस्टल एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स में किन ब्लॉक्स में, किन गांवों में, हमारा जो तटीय विस्तार है उसमें 0 से लेकर 1 किलोमीटर के विस्तार में कितने गांव आते हैं, 0 से लेके
5 किलोमीटर में कितने गांव आते हैं। इस तरीके से हमने हर ब्लॉक के गांवों की मैपिंग करी और सारे कोस्टल एरिया में जहां जहां इस चक्रवात का असर पड़ने वाला था। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम ने 0 से लेके 1 किलोमीटर तक के गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित स्थल पर, आश्रय स्थल पर उसका स्थानांतरण किया। 1 से लेकर 5 किलोमीटर के बीच में जो गांव आते थे वहां पर रहने वाले लोगों को, जो कच्चे घरों में रहते थे या जिनके घरों की छत कच्ची थी, उन सब लोगों को भी आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया। गुजरात के इतिहास में पहली बार 1.5 लाख से अधिक लोगों को आश्रय स्थलों में रखा गया। तो इस साइंटिफिक अप्रोच के साथ जो काम किया गया, उससे प्रभावित क्षेत्र के तमाम संभावित लोगों को, बस्ती को हमने समय से आश्रय स्थलों में जो ट्रांसफ़र किया। मैं इस कार्यवाही को, इस सफलता का मैं इसको क्रेडिट देना चाहूँगा, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम ने, जैसा आपने बताया, हमारे प्रभारी मंत्रियों ने, हमारे प्रभारी सचिवों ने, सबने मिलकर, यहाँ तक कि लोगों ने जाकर इन व्यक्तियों को, जो कच्चे घरों में रहते थे, जो 0 से 1 किलोमीटर के पट्टी में रहते थे, उन सब को सुरक्षित स्थलों पर जाने के लिए उनको समझाया और समझाकर उन्हें सुरक्षित स्थलों तक ले गए। नतीजा ये हुआ कि सब लोगों को, जब एक्चुअली चक्रवात लैंड हुआ, उस वक्त बिजली नहीं थी। क्यों बिजली नहीं थी? क्योंकि बिजली के तार गिरने की संभावना होती थी, जिससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता था। तो हमें बिजली की सप्लाई बंद कर देनी पड़ी। लेकिन आश्रय स्थलों पर हमने डीजी सेट की व्यवस्था करी, खाने पीने की व्यवस्था करी, मेडिकल टीमों की व्यवस्था करी। लोगों को हमने एक ऐसा भाव ने दिलवाया कि सरकार आपकी पूरे तरीके से रखवाली कर रही है, ध्यान रख रही है, और लोगों ने भी हमको पूर्ण सहकार दिया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक पैदल कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। संजीव बालियान की इस कांवड़ यात्रा का उद्देश्य यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में लोगों को जागरूक करना और यूसीसी का प्रचार प्रसार करना है। संजीव बालियान देशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए गंगा जल लेकर आ रहे हैं। वे 14 जुलाई को मुजफ्फरनगर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। और पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा की वजह से लगातार सवालों के घेरे में है। चुनाव से पहले और उसके बाद भी लगातार हो रही हिंसा को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक बार फिर सख्त रुख दिखाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिंसा के वीडियो देखने के बाद ही विजेता का ऐलान किया जाएगा। इस बीच भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के नतीजे चाहे जो स्थिति बयान कर रहे हों, लेकिन इस दौरान हुई भारी हिंसा ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन मामलों को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अदालत ने कहा है कि विजेता प्रत्याशियों का ऐलान हिंसा के वीडियो फुटेज देखने के बाद किया जाएगा। इस सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने हिंसा से जुड़े हजारों वीडियो फुटेज उपलब्ध कराए थे। मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। इस बीच भाजपा की टीम हिंसाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। टीम का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी की राजनीति को वाम दलों से भी बदतर बताया। उन्होंने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में पीड़िता सुशीला मंडल के परिवार से मुलाकात की। ये क्या हो रहा है ममता जी? ये क्या हो रहा है? एक गरीब की झोपड़ी में आपके लोग आकर के उठापटक करते हैं, तोड़ देते हैं, सामान फेंक देते हैं, इसके बेटे को कटारी से मारते हैं, और उसकी सुरक्षा के लिए पार्टी को उसके लिए बाहर व्यवस्था करनी पड़ती है, और बात करती है लोकतंत्र की। शर्म आनी चाहिए ममता जी आप। पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर कांग्रेस ने भी राज्य की सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय बल आने में इतना देर क्यों लगी, और ये देर करने की वजह भी क्या था? किसको मदद करने के लिए केंद्रीय बल तैनाती में इतना देरी किए गए? ये लूटने का मौका बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी को किसने दिए?
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जारी हिंसा मंगलवार को मतों की गिनती के दौरान भी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण चुनावों के वोटों की गिनती के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले में एक केंद्र के बाहर हिंसक झड़प हो गई। हिंसा में गोली लगने से आईएसएफ के 2 कार्यकर्ताओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का शासन हिंसा का पर्याय बन चुका है। बुधवार के दिन भी राज्य में पंचायत चुनाव की मतगणना के बीच बम बरामद किए गए। ये बम भांगर इलाके से बरामद हुए हैं और बम निरोधक दस्ते ने इसे नियंत्रित किया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रसन्नजीत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन का जब इतिहास लिखा जाएगा तो तब मोदी जी के 9 साल के इस शासन को स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने देश के ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि 65% ग्रामीण जनसंख्या जिस देश में हो उस देश की कल्पना नाबार्ड के बिना की ही नहीं जा सकती। 4 दशक में और विशेषकर 3 दशक में नाबार्ड ने इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, एग्रीकल्चर, इस देश की कोऑपरेटिव संस्थाएं और 1.5 दशक से इस देश के स्वसहाय जुटों की विकास की रीढ़ की हड्डी नाबार्ड सिद्ध हुई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हमारे देश में शहरों के साथ साथ गांवों का विकास भी हो रहा है। गांव आधुनिक और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव के हर व्यक्ति को, विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में नाबार्ड की बहुत बड़ी भूमिका है। कृषि अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक रूप से कोऑपरेटिव इसके साथ जुड़ी हुई एक ऐसी गतिविधि है जिसको कृषि से कभी अलग नहीं किया जा सकता। गांव के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और विशेषकर माताओं को, बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वसहाय जुटों के जो रचनाएं हुई उनको अपने पैर पर खड़ा करना और स्वाभिमान के साथ समाज में प्रस्थापित करने में नाबार्ड की बहुत बड़ी भूमिका है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दुग्ध समितियों के लिए माइक्रो एटीएम और रुपे किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया और ई रिसोर्स पोर्टल ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट की शुरुआत भी की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ग्रामीण विकास में नाबार्ड की सराहना करते हुए कहा कि 14% वृद्धि के साथ नाबार्ड ने अब तक 20 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास में फाइनेंस किए हैं, जिसके चलते पिछले 4 दशकों से नाबार्ड इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, कोऑपरेटिव संस्थाएं और 1.5 दशक से स्वयं सहायता समूहों के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हुआ है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारत के निशात कुमार ने पेरिस में जारी पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। निशात कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में भी रजत पदक जीता था। निशात ने अपने छठे और आखिरी प्रयास में 2.09 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक अपने नाम किया। इस पदक के साथ निशात इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। 2023 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हर निजी स्पर्धा में पदक जीतने वाले 4 एथलीट 2024 के पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करेंगे। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।